नमस्कार, बिहार सिविल एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो बीपीएससी का जो मेंस है उसमें जो थर्ड सेक्शन होता है, उस थर्ड सेक्शन से ये लिया गया है। यानी कि जो थर्ड सेक्शन है उसमें पूछा जाता है आपको पता होगा कि भोजपुरी और जो मैथिली वाले इडियम्स एंड फ्रेजेज़ होते हैं यानी मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं, उससे ऐसे पूछने की संभावना होती है। तो गुड इवनिंग साक्षी कुमारी, गुड इवनिंग। और उसी में से एक टॉपिक हम लोगों ने लिया है। आपके सामने ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा और ये टॉपिक है मारी माछ ने उपजी खत्ता। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी मैथिली और भोजपुरी से पूछता है, जैसे पिछले बार पूछा था अनेर धुनेर के राम रखवार आगू नाथ ने पाछू पघा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पता होगा, और इन पे ऐसे लिखना है। तो आज हम लोगों ने यही टॉपिक लिया है, मैथिली मुहावरे से लिया है और ऐसे टॉपिक्स को कैसे समझना है और कैसे लिखना है, ठीक है? ऐसे टॉपिक को कैसे समझना है और कैसे लिखना है, इसी पे आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो जो मैथिल लोग हैं उनके लिए तो समझना आसान है, जो भोजपुरी बेल्ट के लोग हैं, जो जिनकी भाषा भोजपुरी है, उनके लिए ऐसे टॉपिक को समझना भी मुश्किल होता है। अगर समझ में आ भी गई, मान के चलिए इस मुहावरे का अर्थ अगर आपको समझ में आ गया कि क्या कह रहा है, तो लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है समझ में आने के बाद भी वो है लिखना, और वो है 7 टू 800 वर्ड्स में, यानी 700 से 800 शब्दों में आपके लिए लिखना, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है? तो इसी के तहत आइए हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मारी माछ ने उपजी खत्ता, इसका मतलब क्या होता है? चलिए। मारी माछ ने उपजी खत्ता। ये खत्ता। सबसे पहले तो इसका इसकी मीनिंग हम लोग जानेंगे, इसका अर्थ हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो लोग लाइव है उसमें से कुछ लोग, आप लोग बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? इस फ्रेज का, ये जो मैथिली फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होगा? जल्दी से बताइए, साक्षी और बाकी लोग जल्दी से बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? टू रिमेन न्यूट्रल इन लाइफ। इसका मतलब हुआ कि जीवन में तटस्थ रहना। देखेंगे आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके सोसाइटी में मिल जाएँगे, आपके आस-पास ऐसे लोग मिल जाएँगे, जिन लोगों को दूसरों से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। ठीक है? पूजा, गुड इवनिंग। तो समाज में ऐसे लोग आपको मिल जाएँगे जिन लोगों को दूसरों से बहुत ज़्यादा मतलब होता है, दूसरे के काम से, अपने काम से काम रखने के बदले में वो दूसरों के काम से बहुत ज़्यादा मतलब रखने वाले लोग होते हैं। और ऐसे जो दूसरों के काम से मतलब रखने वाले जो लोग होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि उन उसका उसे उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है, बेवजह के विवाद, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन में लोगों को तटस्थ या न्यूट्रल रहना चाहिए। अब इस न्यूट्रल रहने से क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या अगर एक पक्षीय हो जाते हैं तो इसका क्या नुकसान है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, किसी काम से दूर रहना। अब उसके बाद एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि किसी एक पक्ष को नहीं मानना चाहिए, हमें सभी की सुननी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि तटस्थ रहने का कभी भी मतलब होता है कि टू बी न्यूट्रल नॉट पैसिव, यानी कि जीवन में तटस्थ तो होना चाहिए लेकिन निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तटस्थ रहने का मतलब होता है ना कि कहते हैं कि चलो यार, हमें किसी कोई मतलब नहीं है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ बुरा कह रहा है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो, हमें क्या मतलब है उससे, राइट? तो इससे क्या होता है कि आप जीवन
में किसी से विवाद से बच जाते हैं। लेकिन इस न्यूट्रल रहने का मतलब, टू बी न्यूट्रल का मतलब कदापि ये नहीं होता है कि आप जो है कि कहीं पे किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वहाँ भी आप चुप रह जाएँगे। कहीं पे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ बुरा हो गया, वहाँ पे भी आप चुप रह जाएँगे कि छोड़ो यार, हमें क्या मतलब है। तो इस तरह की अगर प्रवृत्ति समाज में होगी तो फिर समाज में अव्यवस्था फैलेगी। तो इन सभी को एक बैलेंस करके हमें लिखना होगा इसमें। और इसमें देखिए क्या-क्या बातें आएगी। सबसे पहले तो हम लोग इसको जब एसे के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट? एसे राइटिंग में 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, सेकंड मेन बॉडी या बॉडी पार्ट, विषय विस्तार, एंड थर्ड इज कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपसंहार। संहार, राइट? अब देखिए इसमें जो बॉडी पार्ट होगा यही मेन होगा, मेन बॉडी जो होगी, इसी में हमें सब कुछ लिखना है, अपनी बातें। तो मतलब तो समझ में आ गया। मीनिंग क्या है? टू बी न्यूट्रल इन लाइफ, यानी जीवन में तटस्थ रहना। तटस्थ रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी विवाद में नहीं फंसता है, हर मामले में टांग नहीं अड़ाता है, राइट? अब देखिए इसको विषय विस्तार में क्या लिखना है? बेनिफिट्स ऑफ बीइंग न्यूट्रल। बेनिफिट्स ऑफ यानी तटस्थ रहने के लाभ। तटस्थ रहने के लाभ। अब बेमतलब से अगर किसी बात में मतलब रखेंगे बहुत ज्यादा, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, हमेशा परेशान रहेंगे, विवादों में फंसे रहेंगे। ठीक है, तटस्थ रहने का मतलब होगा कि कोई दो पक्ष हो रहा है, उसमें आप अगर बोलेंगे कि नहीं वो मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे मोहल्ले का है, अगर ये भावना आपके अंदर आ गई तो आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे। अगर दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हो जाए तो वहां आप पहले से ये मान करके चलेंगे कि नहीं ये तो मेरे मोहल्ले का है, तो जो हो, इसने चाहे गलत किया हो, कुछ भी किया, उसके साथ मुझे साथ अपने मोहल्ले वाले का ही देना है। ये गलत होता है। तटस्थ का मतलब होता है कि दोनों को सुनिए, और जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए। ठीक है? तो बीइंग ए बेनिफिट ऑफ बीइंग न्यूट्रल। उसके बाद लॉस ड्यू टू यूनिलेट यूनिलेटरलिज्म का मतलब होता है एक पक्षीय होने से हानि। लॉस ड्यू टू लॉस ड्यू टू यूनिलेटरलिज्म। एक पक्षीय होने से हानि। एक पक्षीय होने से हानि। थर्ड देखिए क्या होगा। थर्ड आपका होगा यहाँ पे, ठीक है? थर्ड आपका होगा कि तटस्थ रहना रहना है, निष्क्रिय नहीं। टू बी न्यूट्रल नॉट पेसिव। टू बी न्यूट्रल नॉट पैसिव। तटस्थ रहना है, निष्क्रिय नहीं। तटस्थ रहना है, निष्क्रिय नहीं। और उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए क्या है,
फोर्थ जो हमारा होगा, इतने पार्ट में बांट करके हम लोग लिखेंगे। गुड इवनिंग मनीष रोशन जी, साक्षी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए उसके बाद जाकर के है फॉलोइंग द मिडिल पथ। फॉलोइंग द मिडिल पथ यानी मध्यम मार्ग का अनुसरण। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था, फॉलोइंग द मिडिल पथ, मध्यम मार्ग का अनुसरण। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सिनॉप्सिस बनेगा इस टॉपिक का, मारी माछ ने उपजी खत्ता। यहाँ पे अब मैं थोड़ा आप लोगों को इसको डिटेल में बताता हूँ कि ये मुहावरा मैथिली में आया कहाँ से और इसका वास्तव में क्या मतलब है। मारी माछ कहने का मतलब है कि मिथिलांचल क्षेत्र, आपको पता होगा बिहार का वो क्षेत्र है जहाँ पे लोग मछलियां खूब पकड़ते हैं और मछलियों को पसंद भी करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, खत्ता का मतलब क्या होता है, देखिए कि चूंकि वो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, आपको पता होगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पे कोसी, कमला, बलान और उसके बाद जाकर के बूढ़ी गंडक और बहुत सारी नदियां वहां पे बहती है और इन नदियों की वजह से यहाँ पे बाढ़ आती है। और चौर और चांचर का जो इलाका है, चौर और मन का इलाका है जहाँ पे बरसात के समय पानी भर जाता है। तो बरसात के सीजन में कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी लगा होता है और वो पानी पूरे साल साल भर लगी रहती है। किसी के घर के आसपास भी होगा, ऐसे खेत के बगल में कोई गड्ढा क्षेत्र होगा जिसमें पानी इकट्ठा हो जाती है और वहां पे मछलियां खूब रहती है, राइट, देसी वाली मछलियां। उनको यहाँ पे कहा जाता है खत्ता। खेत जो होता है वो होता है जिसमें कुछ समय पानी रहता है और कुछ समय पानी सूख जाती है, और खत्ता वो होता है जिसमें हमेशा पानी को थोड़ा बहुत पानी रहता ही है। और उसमें जब एकदम से थोड़ी पानी कम हो जाती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, तो उसमें से पानी निकाल करके मेड़ बना करके और उसमें से जो पानी होता है वो निकाल के उस पार डाल देते हैं। उसको कहते हैं खत्ता को उपचना। उपचना मतलब पानी निकालना। और उसके बाद जाकर के जब उसमें से पानी निकल जाती है तो उसके बाद जाकर के उसमें जो कीचड़ में फिश होते हैं उनको वो इकट्ठा कर देते हैं। अब यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, यानी कि पानी उपचना पड़ता है। और उसके बाद जाकर के तो यहाँ पे एक व्यक्ति कह रहा है कि मारी माछ ने उपजी खता, कहने का मतलब ना तो मैं मछलियां पकड़ूंगा ना ही मैं पानी उसमें से निकालूंगा, यानी कि मैं तटस्थ होकर के चुपचाप मैं देखूंगा। अब इसमें जो मारी माछ और उपजी खता है वो क्या हो गया, तो वो एक तरह से क्रिया हो गई, राइट, वो एक तरह से क्रिया हो गई जिसको व्यक्ति नहीं करना चाहता, यानी व्यक्ति निष्क्रिय या तटस्थ रहना चाहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप ही मछली पकड़िए, आप ही पानी उपछिए, राइट। अब इसका इतना छोटा सा मतलब नहीं है, ये तो बस एग्जाम्पल के लिए बताया गया। चूंकि जो मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं वो आमतौर पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अपने आसपास के चीजों का, वातावरण का उदाहरण देकर के, अब वो माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण तो नहीं देंगे और गूगल का तो उदाहरण नहीं देंगे, गाँव के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, उतने ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, तो अपने आसपास के चीजों का ही एग्जाम्पल लेते हैं, मछली, खेत, तालाब, फसल, इन सब चीजों का ही, बारिश, पानी, इन सब चीजों का एग्जाम्पल लेते हैं किसी बात को सिद्ध करने के लिए, राइट। जैसे नहीं कहते जो गरजता है वो बरसता नहीं है, वो क्या है, वो एक अनुभव है, उन्होंने देखा है कि गरजने वाले बादल आमतौर पर जरूरी नहीं हमेशा बरसे ही। तो ये उनके जीवन का अनुभव होता है और वो उस अनुभव को साझा करते हैं लोगों के साथ, इन सारे एग्जाम्पल जो नेचर में होते हैं उन नेचर के एग्जाम्पल के साथ, और वही एक क्या बन जाता है, एक मुहावरा या लोकोक्ति बन जाती है। तो यहाँ पे उस मुहावरे का, उस मैथिली मुहावरे का मतलब क्या है, उस मैथिली मुहावरे का मतलब है कि टू रिमेन न्यूट्रल इन लाइफ, यानी जीवन में तटस्थ रहना। अब जीवन में तटस्थ रहना जब आपको समझ में आ गया तो स्वाभाविक रूप से अब आपके लिए ये जो ऐसे राइटिंग है ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कल मैं इस पे लिखवाऊंगा, आज मैं इस पे बस एक डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लासेस आप लोगों की लेट हो गई थी, ठीक है, थोड़ी सी क्लासेस आप लोगों की लेट हो गई थी। अब देखिए क्या है कि इसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो ऐसे 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 को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको कोट करना चाहिए इसी लाइन को जो लिखा हुआ है, मारी माछ ने उपजी खत्ता, इसको आप ऐसे करके कोट करेंगे और सबसे पहले इसी को लिखेंगे अपने आंसर में, राइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो लाइन लिखेंगे ये यही लाइन आप लोग लिखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, मारी माछ ने उपजी खत्ता, और उसके बाद जाकर के आप नीचे लाइन जो है वो लिखना शुरू करेंगे और उसमें लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द फेमस मैथिली फ्रेज व्हिच मीन्स टू रिमेन न्यूट्रल इन द लाइफ। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि यह पंक्ति प्रसिद्ध मैथिली मुहावरे से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जीवन में तटस्थ रहना, यानी पहले ही लाइन में आपने इंट्रोडक्शन में ही आपने ये बता दिया कि ये मैथिली मुहावरा है, और दूसरा आपने ये बता दिया कि इसका ये अर्थ है, यानी दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द फेमस मैथिली फ्रेज व्हिच मीन्स टू रिमेन न्यूट्रल इन लाइफ।
ठीक है, क्लियर है। अब इतना करने के बाद फिर आपको अब क्या करना है, तो अब उससे आगे आपको इसी पैराग्राफ में आपको लिखना है कि यहाँ तटस्थ या सीधे सीधे लिखेंगे, वस्तुतः तटस्थ रहना एक ऐसी जीवन शैली है। इसमें लिखेंगे कि वस्तुतः तटस्थ रहना, कल पूरा मैं डिटेल में लिखवा दूं, एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें जीवन में एक अलग स्तर पर ले जाती है। इन फैक्ट बीइंग न्यूट्रल इज ए लाइफ स्टाइल दैट कैन अस टू different level in this that can take us to a different level in life। मतलब जीवन में आपको एक अलग स्तर पर ले जाता है जब आप तटस्थ रहते हैं तो। अब देखिए क्या होता है कि तटस्थ रहने का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को क्या करते हैं, तो हम अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं। यदि हम तटस्थ रहते हैं तो हम संतुलित होते हैं, और संतुलित होते हैं तो हम क्या होता है, हम जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एक इंसान जो एक ह्यूमन होता है, उसका एक सोशल लाइफ होता है, उसकी एक फैमिली लाइफ होती है। फैमिली से बाहर जब वो जाता है तो उसकी एक सोशल लाइफ होती है, उसकी एक पॉलिटिकल लाइफ भी हो सकती है, एज ए वोटर भी हो सकता है और एज ए पॉलिटिशियन भी हो सकता है, उसका एक पॉलिटिकल लाइफ भी होगा, राइट। उसका एक मोरल लाइफ भी होगा, चूंकि वो इंसान है तो उसका एक नैतिक जीवन भी है, एक मॉरल लाइफ भी है, ठीक है। और इन सभी विषयों में अगर वो तटस्थ रहेगा तो संतुलित रहेगा, अगर वो न्यूट्रल होगा तो वो बैलेंस होगा, और बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, वो बायस नहीं होगा, बल्कि वो एक बैलेंस व्यक्ति होगा जिसकी समाज में एक अलग प्रतिष्ठा होगी। अगर आप राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रहते, एक पक्षीय पूरी तरह से हो जाते हैं, मरने मारने पे उतर आते हैं कि नहीं जो है सो मेरा ही पॉलिटिकल पार्टी सही है, उसके खिलाफ बोलूंगा तो देख लो मैं क्या करूंगा, ठीक उसी तरह से अगर सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे अगर आप तटस्थ नहीं रहते हैं तो आपके साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो जीवन में एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और पारिवारिक मामलों में आपको तटस्थ होना चाहिए, यानी संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि आपको एक पक्षीय होना चाहिए, ठीक है। ये बातें लिखेंगे और उसके बाद जाकर के इसी पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि तटस्थ रहने का मतलब निष्क्रिय रहना नहीं है। मतलब द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल इज नॉट पेसिव, ठीक है। पेसिव नहीं होना है, न्यूट्रल होना है जीवन में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पेसिव हो जाएगा, एक इंसान क्या है, तो इंसान एक जड़ तत्व नहीं है बल्कि एक चेतन तत्व है। अगर आप तत्व मीमांसा पढ़ेंगे फिलॉसफी में, जब आप दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा को पढ़ते हैं तो जब आप तत्व मीमांसा को आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक इंसान के तटस्थ रहने का मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो एक चेतन तत्व है, वो जड़ नहीं है। जड़ कहने का मतलब वो एक पत्थर नहीं है जो जिसको कहीं पे रख दिया तो वहीं पे वो पत्थर पड़ा रहेगा, अपने खुद से वो पत्थर उठ के कहीं नहीं जा सकता है। इंसान पत्थर नहीं है बल्कि इंसान है, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर भावना है। तो स्वाभाविक रूप से जो है इंसान जड़ नहीं है बल्कि इंसान एक चेतन तत्व है। तो स्वाभाविक रूप से अगर इंसान निष्क्रिय हो गया तो एक तरह से वो जड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इनएक्टिव नहीं होना है या पैसिव नहीं होना है, बल्कि यहाँ पे उसको क्या रहना है, यहाँ पे उसको न्यूट्रल रहना है। तो ये बातें आप लिखेंगे और इसके बाद जा करके रामधारी सिंह, क्योंकि पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना जीवन में क्या है, वो भी एक तरह से पाप है, अन्याय है, क्योंकि आप मानव है, आप निष्क्रिय नहीं हो सकते, आप तटस्थ हो सकते हैं, निष्क्रिय नहीं हो सकते। और इसी पे आप क्या करेंगे, तो इसी पे आप कोट करेंगे किनको, रामधारी सिंह दिनकर को। और रामधारी सिंह दिनकर को कोट करते हुए नीचे एक लाइन लिखेंगे कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे और आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है पंकज मिश्रा जी, गुड इवनिंग। आगे हाँ, भोजपुरी में भी खत्ता बोला जाता है। चलिए वेरी गुड। अब जाकर के फिर क्या है, अब जाके हम लोग मेन बॉडी पे आ जाएंगे और मेन बॉडी को हेडिंग में मेन बॉडी या बॉडी पार्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग हेडिंग में क्या लिखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग न्यूट्रल, यानी कि तटस्थ रहने के लाभ। तटस्थ रहने के अगर जीवन में आप न्यूट्रल रहते हैं तो आपको क्या क्या उसके फायदे हैं या लाभ है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। 2-3 पैराग्राफ में आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं और किसी चीज को आप कोट भी कर सकते हैं। 3-4 पैराग्राफ में आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो तटस्थ रहने का क्या होता है, तो तटस्थ रहने के फायदे तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि अगर हम लोग इफ या व्हेन वी रिमेन न्यूट्रल, this neutrality gives us the ability to take
राइट डिसीजन। यानी कि यदि हम जीवन में न्यूट्रल रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, तो ये हमें क्या करता है, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे सपोज दैट आपका बता दूं कि आप एक ऑफिसर बन करके जाते हैं, एक आप पुलिस ऑफिसर बनते हैं और किसी थाने में आपकी पोस्टिंग होती है, और वहां पे अगर मान के चलिए कि दो व्यक्ति आता है और उन दोनों व्यक्तियों के बीच में किसी विवाद को लेकर के वो थाने में आता है, तो यहाँ पे आपको एज ए ऑफिसर उनको ट्रीट करना है, दोनों को सुनना है, एविडेंस देखना है, दोनों की बातों को समझ करके और फिर जाकर के आगे आपको कार्रवाई करनी है। ना कि आप पहले पूछ लेंगे कि हाँ भाई किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कहाँ के हो। ये ज्यादा जरूरी नहीं है, दोनों में से आपको दोनों में से देखना है कि गलती किसकी है, राइट। तो ये तटस्थ रहने का ये मतलब होता है। तो एक ऑफिसर के रूप में भी अगर आप तटस्थ रहेंगे तो तभी सभी सही निर्णय ले पाएंगे। नहीं तो अगर आप पहले ही हावी हो जाएगा कि अरे ये तो इस जाति का है, ये तो मेरे जाति का है, तो फिर क्या होगा, आपका डिसीजन प्रभावित होगा। तब आपका क्या होगा, एक सिंपैथी क्रिएट हो जाएगा उस व्यक्ति के प्रति। अगर दोनों में से गलती उस व्यक्ति की है जो आपके कास्ट या आपके रिलीजन का है, तो फिर आप सही जजमेंट नहीं कर पाएंगे। और इसी सही जजमेंट करने के लिए ही फिर आपको क्या करना पड़ता है, तो इसी सही जजमेंट के लिए ही आपको जरूरत पड़ती है किसकी, तो बी न्यूट्रल इन लाइफ, यानी जीवन में तटस्थ रहना। ठीक है, क्लियर है। इसी चीज को आपको लिखना है। आप दोनों पक्ष को सुनेंगे। एक तटस्थ व्यक्ति क्या होता है, तो दोनों पक्ष को सुनता है, परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है, जो सिचुएशन होती है उसको इवेलुएट करता है, और उसके बाद एंड टेक द राइट डिसीजन, सही निर्णय लेता है क्या, और उसके बाद जाकर के वो क्या होता है, समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो ऐसे चलता है जीवन में। ठीक है, तो ये फायदे होंगे। उसके बाद जाकर के फिर क्या होता है, तो तटस्थ जो व्यक्ति रहता है वो डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस को वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस का सामना कर सकता है जीवन में। जितनी भी चुनौतियां आएगी उसको सामना कर पाएगा, क्योंकि वो उस दौरान भी क्या होगा, संतुलित होगा। अगर कोई व्यक्ति बैलेंस होता है, न्यूट्रल होता है, तो कोई भी चैलेंज अगर उसके ऊपर आती है तो उस चैलेंज को वो बड़े आसानी से एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद जाकर के क्या होता है कि इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए उसको निरंतर वो सीखता है। और जब वो इन चीजों को सीखता जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी जो कॉन्फिडेंस होती है, उसका जो आत्मविश्वास होता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। उसके अलावा तटस्थ रहने के फायदे ये होते हैं कि वो हमें क्या होता है कि हमें दूसरों के विचार को सुनने का मौका देता है। यानी कि पहले ही अगर मान के चलिए दो व्यक्ति आ जाए और आप मान ले कि ये तो मेरे अपने रिश्तेदार है, तो फिर आप सुनेंगे नहीं, आप बिना सुने ही आंख मूंद करके क्या करेंगे, अपने रिश्तेदार का पक्ष लेंगे। जबकि अगर आप तटस्थ रहते हैं जीवन में और दोनों पक्षों को सुनते हैं तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया में बुरा से बुरा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। आप लोगों से बात कीजिए, लोगों को सुनिए, देखिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखा के जाएगा जीवन में। आप अगर एक ऑफिसर है तो आप बोलेंगे कि मैं अपने ड्राइवर से बात ही नहीं करूंगा क्योंकि ड्राइवर मेरे पोस्ट से काफी नीचे है, उसका काम तो मुझे ऑफिस पहुंचाना और घर पहुंच से ऑफिस, ऑफिस से घर लाना है। वो इतना एलिजिबल व्यक्ति थोड़े है कि मैं उनसे बात करूंगा। अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं तो भले ही आपके आपके पास उसके पास आपकी तरह डिग्रियां ना हो, नॉलेज ना हो, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, और कई बार वो एक्सपीरियंस आपके काम आ सकती है, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। तो तटस्थ रहने का मतलब है कि हम क्या होता है, जब तटस्थ रहते हैं तो हम लोगों की सुनते हैं, और सुनते हैं इससे क्या होता है कि हमें अनुभव प्राप्त होता है, हमारी समझदारी बढ़ती चली जाती है। उसके अलावा फिर तटस्थ रहने के फायदे ये होता है कि इससे हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है, यानी हमारा जो सामाजिक संबंध होता है। समाज में अगर एक व्यक्ति ऐसा है, मान के चलिए कि जो तटस्थ है, यानी कि किसी एक पक्ष नहीं लेता है, सबकी सुनता है, तो ऐसे व्यक्ति का समाज में क्या होता है, अच्छा सम्मान होता है। समाज में उसके जो संबंध होते हैं सभी लोगों से मजबूत होते हैं। वो किसी एक का पक्ष नहीं लेता है, गलत को गलत और सही को सही बोलता है। और जब आप गलत को गलत बोलेंगे और सही को सही बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है। तो इस प्रकार से तटस्थ रहने से जीवन में समृद्धि आती है, समझदारी आती है, और इस तरह से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये सारे के सारे जो फायदे हैं इनको हमें किस में लिखना है, तो हमें तटस्थ रहना जो है उसमें हमें ये सारे के सारी बातें लिखनी है कि उसके क्या क्या फायदे हैं। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग न्यूट्रल आ गया समझ में। ये 3 से 4 पैरा में हमें ऐसे करके लिखना है। अब लॉस ड्यू टू यूनि लेटरलिज्म, यानी कि एक पक्षी अगर होते हैं तो उससे क्या हमें हानि होती है, यानी हम हर मामले में एक ही पक्ष के पर ध्यान देते हैं, दोनों पक्ष को नहीं सुनते हैं, तो इसका क्या नुकसान या हानि हो सकता है, इस पे फिर आपको लिखना है। तो फिर आप उसके बाद हेडिंग डालेंगे लॉस ड्यू टू यूनिलेटरलिज्म, यानी एक पक्षीय होने से हानि। और एक पक्षीय होने से हानि में आप लिखेंगे कि व्यक्ति जो होता है, समाज में क्या होता है कि समाज में विविधता है, समाज में डाइवर्सिटी है, और उसके बाद जाकर के फिर क्या होता है, समाज
समाज में जितनी भी डाइवर्सिटी है और समाज में जितने प्रकार का अगर आप देखेंगे, मान के चलिए सेंसिटिविटी है, तो वैसी स्थिति में एक समाज क्या है, एक डाइवर्स सोसाइटी है, एक सेंसिटिव सोसाइटी है। और उस सोसाइटी में जितनी ज्यादा सेंसिटिवनेस होगी, जितनी ज्यादा लोगों को एक दूसरे को सुनने की आदि होंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, उससे समाज में समरसता आएगी, समाज मजबूत होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, एक पक्षीय हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। यानी हम एक ही पक्ष को क्या करते हैं, तो दिन भर मीडिया के उसी वर्ग को सुनते हैं जो दिन भर सरकार की आलोचना करता है। फिर हमारे अंदर धीरे धीरे निगेटिविटी आई जाएगी कि देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है भारत में। राइट, जब से 10 साल से सरकार बदली है, कुछ ही अच्छा नहीं हो रहा है। देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। आप सुनेंगे ही नहीं, आप दिन भर अगर सुनेंगे रवीश कुमार टाइप के लोगों को, तो फिर आपके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। इसीलिए आपको संतुलित होना जरूरी है। तो आप दोनों पक्षों को सुनिए। देश में अगर मान के चलिए समस्या है, तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है पिछले वर्षों में, तो उनको भी आप सुनेंगे। तो हम अगर एक पक्षीय हो जाते हैं, तो अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। और जब हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, तो हम ना तो सीख पाते हैं, ना ही हम आगे बढ़ पाते हैं। हमारा पॉलिटिकल व्यू, हमारा रिलीजियस व्यू अगर एक पक्षीय हो जाए, तो हमारी जो लॉजिकल एबिलिटी है, हमारी जो तार्किक क्षमता है, उसमें कमी आने लगती है। हमारी जो सोच होती है, वो एक तरह से देखें तो कुएं के मेढक की तरह हो जाती है। जैसे एक शेर है कि ये नाप माप रहा है मेढक खुद से कुएं की गोलाई को, और कुएं के मेढक क्या जाने सागर की गहराई को। तो आप अगर किसी दूसरे पक्ष को नहीं सुनते हैं, आप एक पक्षीय हो जाते हैं, तो आप सीमित हो जाते हैं। आप एक तरह से कुएं के मेढक की तरह हो जाता है। कुएं के मेढक से यहाँ पे मतलब ये है कि एक कुआं में अगर किसी मेढक का जन्म होता है और वो बड़ा होता है, उसी में रह जाता है जीवन भर, तो उसको क्या लगता है कि ये दुनिया इतनी ही बड़ी है, मतलब जिस दुनिया में मैं आया हूँ, ये दुनिया इतनी ही बड़ी है। जबकि उस कुएं से वो बाहर कभी निकल नहीं पाता है, तो उसे लगता है दुनिया इतनी ही बड़ी है। ठीक, हमारी अगर सोच एक पक्षीय हो जाती है, तो हम अपने दुनिया को छोटा सा मान लेते हैं, हम एक पक्षीय हो जाते हैं। और इससे हम क्या होता है, हमारी लिमिटेशन हो जाती है, हम लिमिटेड हो जाते हैं। और इंसान को कभी भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इंसान को सभी की सुननी चाहिए, ताकि एक बेहतर मानव या इंसान बन सके। तो तटस्थ रहने से हानि ये होता है कि हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, हमारी सोच कमजोर हो जाती है, हमारी सोच सीमित हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि समाज में मान के चलिए तो इस तरह से देखिए तो नुकसान ये है कि तटस्थ नहीं रहने से ये सारे के सारे नुकसान होता है। इसके अलावा नुकसान ये होता है कि समाज में समरसता, समाज में शांति व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। जैसे आप किसी की अफवाह को सुनेंगे, एक पक्षी है, अगर व्हाट्सएप से पे आपको कोई ऐसा न्यूज मिला जिस न्यूज में बताया गया कि फलाना समूह के लोगों ने फलाना समूह के ऊपर अटैक कर दिया, आप जब तक दूसरे के पक्ष को नहीं सुनेंगे, अपने लेवल पे वेरीफाई नहीं करेंगे चीजों को, आप एकदम से क्या होंगे, अगर एक पक्षी हो जाएंगे तो तुरंत आप भी निकल जाएंगे, और हो सकता है आप खतरे में पड़ जाए या किसी समस्या में पड़ जाए। इसके मुकाबले अगर आप जांच करेंगे, अपने लेवल पे पता लगाएंगे कि भाई जो मुझे बताया गया है, क्या उतना ही कट करके बताया गया इस वीडियो में, या जो मुझे शेयर किया गया वीडियो उसके आगे पीछे भी कुछ रहा होगा, तो उससे क्या होगा कि आप संतुलित होंगे। और इस तरह से क्या होगा, अपने आप को आप खतरे में नहीं डालेंगे, बल्कि एक सोसाइटी में, एक कंट्री में आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा बढ़ेगा। उस आपकी जो एक वो है आइडेंटिटी है, वो एक अलग ढंग की हो जाएगी। और अगर आप एक पक्षीय नहीं रहते हैं, ये एक पक्षीय हो जाते हैं, तटस्थ नहीं रहते हैं, तो उसका नुकसान जो है वो शांति, समरसता वगैरह सब के रूप में समाज में आपको क्या होगा, भंग होती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको लिखना है। अगर व्यक्ति तटस्थ नहीं रहता है तो उसका क्या क्या नुकसान होता है न्यूट्रल नहीं रहने से। ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर इसी ऐसे में हमें अगला पैरा ये हेडिंग लिखना है, और उसमें लिखना है कि टू बी न्यूट्रल नॉट पैसिव। यानी जीवन में हमें तटस्थ रहना है, निष्क्रिय नहीं रहना है। ये इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि एक बहुत फेमस कहावत है कि व्हाइल रोम वाज बर्निंग, बहुत फेमस कहानी है, व्हाइल रोम वाज बर्निंग नीरो वाज प्लेइंग द फ्लूट ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। While Rome was burning, Nero was playing the flute of happiness and peace. यानी जब रोम जल रहा था, तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। अब इसका मतलब क्या है, तो यूरोप में एक बहुत फेमस राजा हुआ जिसका नाम था नीरो, जो कि ग्रीक का, एंशियंट ग्रीक का राजा हुआ करता था, और वो बहुत ज्यादा क्रूर शासक था वो। ठीक है, और वो क्रूर जो शासक था, उसके दौरान जो है एक बार रोम शहर जल रहा था, और वो अपनी महल के ऊंचाइयों से, महल के छत से पूरे शहर को जलते हुए देख रहा था। यानी चैन की बांसुरी बजाने का मतलब है कि वो जलते हुए देख रहा था। तो इस तरह का तटस्थ या न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। बाद में कहा जाता है कि खुद चाहता था, नीरो चाहता था कि शहर पूरा आग लग जाए। राइट, ठीक है।
जनता के साथ उसका वो इस तरह का वो हो गया था। तो कहने का मतलब है कि इतना भी आपको तटस्थ या इतना न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए जीवन में कि पूरी तरह से आप निष्क्रिय हो जाए, एक राजा का कर्तव्य निभा ना पाए। तो एक राजा के रूप में जो नीरो का कर्तव्य था जहाँ पे वो निष्क्रिय हो गया था, ऐसे जीवन में आपको निष्क्रिय नहीं होना है, ठीक है? और ये कहानी 64वीं ईसा पूर्व की है। रोम जब शहर जल रहा था और पूरा शहर जल गया और नीरो अपने महल के छत से पूरे शहर को जलते हुए देख रहा था। तो इतना निष्क्रिय आपको नहीं रहना है, ठीक है? इसी तरह से अगर देखें, मान के चलिए, तो आप समाज में अगर जैसे हम लोग अपने प्राचीन सनातन धर्म की बात करें, भारत में बात करें, तो आप देखेंगे कि सनातन के मान्यताओं में आप देखेंगे तो जितने भी देवी देवता होते हैं सबके कोई ना कोई अस्त्र होते हैं। जैसे दुर्गा पूजा आप करते हैं तो दुर्गा जी को देखते हैं त्रिशूल धारण किए हुए, ये भाला लिए हुए देखते हैं। उसके बाद जा करके भगवान शिव को आप त्रिशूल धारण किए हुए देखते हैं। भगवान कृष्ण को आप देखते हैं सुदर्शन चक्र धारण किए हुए। उसके बाद जा करके फिर आप देखते हैं भगवान राम को तीर धनुष धारण किए हुए, हनुमान जी को गदा धारण किए हुए देखते हैं। तो क्या देवता हिंसावादी थे, या देवता के पास जो अस्त्र शस्त्र होते थे इसका मतलब देवता हिंसा को प्रमोट करते थे? बिल्कुल नहीं। आपको एक चीज बता दूं कि देवता अगर तटस्थ हो जाए कि नहीं, राक्षस किसी को सता रहा है, किसी कमजोर को सता है, देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते हैं वो किस लिए थे? तो वो थे समाज में संतुलन के लिए, ताकि किसी कमजोर को के खिलाफ कोई राक्षस या कोई बलशाली व्यक्ति अन्याय ना करे। तो देवताओं को शस्त्र इसलिए प्रिय थे क्योंकि शस्त्र जो होता है वो समाज में संतुलन स्थापित करता है। और इस तरह से समाज में जो शस्त्र होता है वो किसी के हानि पहुंचाने के लिए नहीं होता है, बल्कि समाज की रक्षा के लिए होता है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो महाभारत में भी ये चीजें कहा गया, क्योंकि आपको याद होगा कि द्वापर, त्रेता और सतयुग में बहुत सारे राक्षस हुआ करते थे जो समाज में अव्यवस्था फैला देते थे। जो धार्मिक लोग होते थे उनको धार्मिक कार्य नहीं करने देते थे। उसके बाद उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न करते थे, उनके यज्ञ में आहुति डालने में बाधा उत्पन्न करते थे। तो ऐसे राक्षसों को मार करके समाज में व्यवस्था बनाने के लिए यह शस्त्र हुआ करता था देवताओं का। इस तरह से आप देखेंगे जैसा कि महाभारत में भी एक पंक्ति आपको मिलता है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी जो अहिंसा है वो क्या है? परम धर्म है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इतना ही लाइन छोड़ देते हैं लिख करके, जबकि ये इतना लाइन नहीं है। आपको बता दो, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, इसको आपको कोट करना है। यानी कि अहिंसा परम धर्म तो है, राइट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, अहिंसा परम धर्म है। किंतु जहां पे धर्म की हानि हो रही है वो वहां पे हिंसा करके अगर होता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि इससे व्यवस्था स्थापित होती है। जैसे आपकी अहिंसा जो है, जैसे भारत सरकार है तो भारत सरकार की जो अहिंसा की नीति है वो भारत के नागरिकों के लिए हो सकती है, आतंकवादियों के लिए नहीं। क्योंकि अगर आतंकवादियों को फांसी देना आप बोलेंगे कि अहिंसा है, तो फिर उससे हिंसा है, तो फिर स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि वो आतंकवादी समाज में आतंक फैला करके वो हिंसा को प्रमोट करेगा। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे उस आतंकवादी को अगर सजा दी जाती है तो वो हिंसा नहीं है, बल्कि वो धर्म की स्थापना, यहाँ धर्म से तात्पर्य व्यवस्था से है। यहाँ पे धर्म से तात्पर्य जो है यहाँ पे व्यवस्था यानी कि सिस्टम से है। तो सिस्टम को कभी कभी स्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो समाज में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सजा देनी पड़ती है, उनको समाज से हटा करके जेल में डाला जाता है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो ये किसी तरह से हिंसा नहीं है, बल्कि ये क्या है? धर्म हिंसा तथैव च। तो ये आपको लिखना है, यहाँ पे तटस्थ रहना है, निष्क्रिय नहीं रहना है। और इस तरह से हम लोगों को क्या करना है कि अहिंसा को तो स्वीकार करना है, लेकिन जहां पे व्यवस्था का प्रश्न आता है वहां पे निष्क्रिय या तटस्थ नहीं रहना है। एक व्यक्ति के रूप में भी आप ऐसा कर सकते हैं, एक ऑफिसर के रूप में भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए कि तटस्थ तो रहेंगे, न्यूट्रल तो रहेंगे, लेकिन एक ऑफिसर के रूप में अगर कहीं पे आप देखते हैं कि किसी गरीब को सताया जाता है, किसी कमजोर व्यक्ति को सताया जाता है, किसी महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वहां पे आपको क्या करना है? तो वहां पे आपको निष्क्रिय नहीं रहना है, वहां पे आपको पैसिव नहीं रहना है, वहां पे आपको न्यूट्रल रह करके दोनों पक्षों को देखना है, समझना है, और फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि डिसीजन लेना है कि जो गलत है उसके साथ कानूनी स्तर पे जो कार्रवाई हो सकती है वो करना है। और ये किसी भी तरह से ये हिंसा नहीं है। तो इस तरह से तटस्थ रहने का जीवन में मतलब कभी भी निष्क्रिय होना नहीं होता है। तटस्थ रहने का मतलब बैलेंस रहना, संतुलित होना होता है। ठीक है, ये बातें सारे के सारे आप इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद जाकर के गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। और उसके बाद जाकर के फिर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात करेंगे। आप हेडिंग लिखेंगे फॉलोइंग द मिडिल पथ, यानी मध्यम मार्ग का अनुसरण। अब मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है? तो मध्यम मार्ग का मतलब ये होता है कि आज के जो जमाना है उसमें क्या होता है कि
अच्छा या बुरा सभी व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ भी हो सकती है, बुराइयाँ भी हो सकती है, ठीक है? अब हमारे देखने का नज़रिया अलग-अलग हो सकता है। जैसे सपोज़ दैट अगर मैं बात करूँ, तो आप अगर एक ब्लैक कलर का एक चश्मा लगाते हैं, तो आपको बाहर की चीज़ें काली दिखती है, राइट? अगर आप नीले रंग का चश्मा लगाते हैं, तो आपको बाहर की चीज़ें नीली दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में जो चीज़ें आपको नीला दिखाई दे रही है, वो नीला है? बिल्कुल नहीं है। आपके और उन ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? आपका चश्मा, जो आपको नीला दिखा रहा है। आपके और उसके बीच में क्या है कि वो काले रंग का ग्लास है चश्मे का, जो आपको ब्लैक चीज़ें दिखाई दे रही है, बाहर की चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि आज के डेट में बुराई और अच्छाई भी यही होता है कि हमें देखने-दिखाने में फ़र्क होता है। हो सकता है कि 2 व्यक्तियों के लड़ाई में आप लास्ट में पहुँचे और एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को पीट रहा हो, तो आप एकदम से ऐसे नहीं कहेंगे कि सामने वाले व्यक्ति देखिए उसके साथ अन्याय कर रहा है। जब तक आप पूरी बातों को नहीं जाने, हो सकता है शुरुआत उसी ने की हो। राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि शुरुआत उसी ने की हो। तो जब तक हम किसी बारे के चीज़ के बारे में तटस्थ रहने का मतलब, मध्यम मार्ग का मतलब ये होता है कि जब तक हम किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरह से नहीं जान ले, तब तक हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए और ओवर रिएक्ट तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है? तो समाज में अच्छा या बुरा होना, वो हमारे नज़रिए का फ़र्क होता है। ठीक उसी तरह जैसे चश्मा हमें जो दिखाता है वही हम देखते हैं, वैसे ही हमारी आँखें कई बार जो दिखाती है, वो वास्तव में पूर्ण सत्य नहीं होता है, अधूरा सत्य होता है। तो कभी भी अधूरे सत्य को सत्य नहीं माने, खास करके इस सोशल मीडिया के दौर में हमें सत्य को जांच परख लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के न्यूज़, किसी भी प्रकार के वीडियो, किसी भी प्रकार के कंटेंट या किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ों को अगर हम स्प्रेड करते हैं, अगर हम वायरल करते हैं, तो हमें चीज़ों को संतुलित ढंग से सोच के, समझ के करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग का अनुसरण इसी का एक है और ये स्टूडेंट लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति के एक सोशल लाइफ में भी, कल्चरल लाइफ में भी इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपको चुप नहीं रहना चाहिए, खास करके जहाँ पे अन्याय हो रहा हो, हो रहा हो, वहाँ पे आपको चुप नहीं रहना है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक सही डिसीजन लेना है और आपको अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है और आपको यहीं पे एक कोट करेंगे तहजीब हाफ़ी की एक शायरी से कि तेरा चुप रहना भी मेरे ज़ेहन में यूँ बैठ गया, तेरा चुप रहना भी मेरे ज़ेहन में यूँ बैठ गया, इतनी आवाज़ें दी तुझे कि मेरा गला बैठ गया। ठीक है? तो इस तरह से आप खत्म करेंगे इसको और फाइनली क्या करेंगे, तो फाइनली हम लोग आ जाएँगे कन्क्लूज़न पे और इस कन्क्लूज़न पे आकर के, इस निष्कर्ष पे आकर के हम लोग लिखेंगे कि ओवरऑल बीइंग न्यूट्रल हेल्प्स कीप आवर लाइव्स स्ट्रांग, कैपेबल एंड बैलेंस। यानी कि कुल मिलाकर के तटस्थ रहना हमारे जीवन को क्या करता है, तो सशक्त, समर्थ और संतुलित बनाता है। तटस्थ रहने से कई सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है, हमारे अंदर क्षमा प्रदान करने की क्षमता डेवलप होती है। ठीक है? उसके अलावा हम बैलेंस रहने से जीवन में क्या होता है कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमें क्या मिलता है, हमें बेहतर जीवन जीने का एक अवसर मिलता है, एक रास्ता मिलता है अगर हम जीवन में बैलेंस रहते हैं। तो इस तरह से लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, अतः ऐसे करके लिखेंगे, मारी माछ ने उपजी खत्ता वाली स्थिति को सोच समझ कर ही अपनाना चाहिए। ऐसे इंग्लिश में भी लिखेंगे देयरफॉर वी शुड अडॉप्ट द सिचुएशन मारी माच एंड उपजी खत्ता ओनली आफ्टर थिंकिंग वेरी केयरफुली। यानी सोच समझ कर ही संतुलित हमें होना चाहिए, यानी तटस्थ रहना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये ऐसे पूरा हो जाएगा। अब कल के क्लास में मैं ये पूरा ऐसे राइटिंग आप लोगों को करा दूंगा, जैसे पिछले वाले टॉपिक में मैंने करा दिया था आप लोगों को। पिछले वाले जो टॉपिक में महात्मा बुद्ध से जो पूछा गया था, उनका जो था आत्म दीपो भव, उसको जैसे मैंने पूरा डिटेल में कराया है, वैसे ही आपको पूरा डिटेल में इसको मैं लिखा दूंगा। तो जो स्टूडेंट लाइव है, वो स्टूडेंट एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और बाकी शेयर भी कर दें। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग वहां से पिक कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही निबंध लिखा जाएगा, आपको समझ में आ गया। और मिलते हैं फिर कोई टॉपिक लेकर के। थैंक यू सभी को। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।